नमस्कार। दृष्टि द विजन बुक सीरीज के अंतर्गत हमने इकाई 1 को कंप्लीट किया और अब हम चर्चा करेंगे इकाई 2 पर, जिसमें हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास और गद्य विधाओं के बारे में। और आज की इस कड़ी में हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित पद्धतियों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कड़ी को। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। देखिए, साहित्य इतिहासकार बहुत सारे रहे हैं, लेकिन जो भी जब कभी जिस साहित्य इतिहास की रचना करता है तो उसे विशेष पद्धति में लिखा जाता है। और वे विशेष पद्धतियां कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शती में गारसद तासी कृत इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडू हिंदुस्तानी से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रही हैं। राइट, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 4 महत्वपूर्ण पद्धतियां रही हैं। कौन कौन सी, आइए जानते हैं। सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में जानते हैं। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ सिंह, चिंतामणि, तुलसीदास। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। राइट, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ण के अनुसार जो है क्रम वाइज रखा जाता है रचनाकारों को। और गारसद तासी और शिवसिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। तो आपने ध्यान रखना है कि गारसद तासी और शिवसिंह सेंगर ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को रचा है वर्णानुक्रम पद्धति में। राइट, अब जानिए कालानुक्रम पद्धति के बारे में। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल यानी कि समय के क्रम से दिया जाता है और रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति में लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इस पद्धति का प्रयोग किया है अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने में। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। राइट, अब जानेंगे वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। और इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की ही नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व पद्धति माना गया है, जो वैज्ञानिक पद्धति रही है। राइट, चलिए अब जानते हैं विधेयवादी पद्धति के बारे में। फ्रेंच विद्वान टेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया और टेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। राइट, देखिए, इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्यिक इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण करना आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। विधेयवादी पद्धति को, राइट, और हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बचन सिंह ने आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया, तथा उनके जो निम्नलिखित उद्धरण है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कौन कौन से तथ्य प्रमुख रूप से रहे हैं। और आपने ध्यान रखना है कि विधेयवादी पद्धति के जो जनक रहे हैं वे रहे हैं फ्रेंच विद्वान टेन। राइट,
और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर उसके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी किया और बचन सिंह ने भी किया। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, उनका क्या कहना रहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहना रहा है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सके। राइट? तो ये विचार रहे हैं इन साहित्य इतिहासकारों में। अब देखिए साहित्य इतिहास दर्शन के बारे में। राइट? लेकिन आपने यहां तक देखा साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां रही, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, और जो सबसे प्रामाणिक पद्धति मानी गई साहित्य इतिहास लेखन में वो रही विधेयवादी पद्धति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास दर्शन। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। राइट? साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय है साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाला विषय। अर्थात जो साहित्य इतिहासकार जब साहित्य इतिहास दर्शन करते हैं तो वे क्या करते हैं, जो साहित्य इतिहास लेखन में दृष्टिकोण विचार रखे गए होते हैं उसका स्टडी करते हैं। और हिंदी में नलिन बिलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख्य ग्रंथ लिखा है। किस नाम से? साहित्य इतिहास दर्शन नाम से। और मेनेजर पांडे का भी मिलता है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि के नाम से। राइट? तो ये जो साहित्य इतिहास दर्शन रहता है, इसमें क्या रहता है, साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से उन लेखकों के, उन इतिहासकारों के बारे में, उनके दृष्टिकोण के बारे में, उनके विचारों के बारे में स्टडी करने से रहता है इसका अर्थ। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से यहां पर तथ्य रखे गए हैं, जैसे कि वक्तव्य एवं काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा है। राइट? जब आचार्य शुक्ल ने अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा तो उससे पहले भी कुछ ग्रंथ लिखे जा चुके थे, तो उनको क्या कहा आचार्य शुक्ल ने? मात्र कविवृत्त संग्रह। जैसे कि शिव सिंह सरोज को, जो शिव सिंह सेंगर ने रचा है अपना ग्रंथ शिव सिंह सरोज, उसको आचार्य शुक्ल ने कहा कविवृत्त संग्रह। और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को उन्होंने कहा बड़ा कविवृत्त संग्रह। राइट? आपने यहां पर तथ्यों पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को उन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा और शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा। और मिश्र बंधु विनोद को उन्होंने क्या कहा? बड़ा भारी प्रकांड कविवृत्त संग्रह। राइट? बड़ा भारी प्रकांड कविवृत्त संग्रह, क्योंकि ये इनसे बड़ा था। और नामकरण भी किया इन्होंने तो दो आधारों पर किया आचार्य शुक्ल ने। सबसे पहले काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार किया उन्होंने। राइट? जो काल विभाजन किया। दूसरा, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। और किसी काल का विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। यह आचार्य शुक्ल का मानना रहा है। राइट? क्योंकि किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए किए हैं, और इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है।
ये आचार्य शुक्ल की दृष्टि है, उनका मानना है। आगे क्या लिखते हैं वे अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है और वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। और रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, यह इन्होंने स्वीकार किया है। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं, जैसे कि हिंदी कोविद रत्नमाला जो बाबू श्याम सुंदर दास का है, कविता कौमुदी जो राम नरेश त्रिपाठी का है और ब्रज माधुरी सार जो वियोगी हरि जी का है। मेरा उद्देश्य अपने साहित्यिक इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। और शुक्ल जी का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार से, जो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है ना, उसी से ये तथ्य हैं, राइट। अब देखिए उन्होंने काल विभाजन और नामकरण किस प्रकार किया है। देखिए आदि काल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है और इसका समय माना है संवत 1050 से 1375 तक। और भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल नाम दिया है और इसका समय माना है इन्होंने संवत 1375 से 1700 तक। और रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल नाम दिया है और इसका समय माना संवत 1700 से यानी कि 1700 से लेकर 1900 तक। और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल का नाम दिया और इसका समय सीमा मानी संवत 1900 से लेकर 1984 तक, राइट। अब जानते हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित कुछ उल्लेखनीय बिंदुओं के बारे में, जैसे कि जो ग्रंथ हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे देखिए इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, गारसद दत्तासी का यह ग्रंथ है जो 2 भागों में है। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित होता है और दूसरा आता है 1847 ईस्वी में, और इसी से दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आता है और जिसमें इसके 3 खंड कर दिए जाते हैं। अब देखिए गारसद दत्तासी के इस इतिहास ग्रंथ में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे इसमें उन्होंने उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया है, लेकिन दिया तो 738 कवियों का विवरण है अंग्रेजी वर्ण के क्रम के अनुसार, लेकिन हिंदी के मात्र उसमें 72 यानी कि 72 कवि ही संबंधित हैं, उन्हीं के बारे में परिचय दिया है। और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदू का अर्थ होता है हिंदवी यानी कि हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था और जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों से संबंधित सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास शीर्षक से फिर 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया, राइट। तो जो गारसद दत्तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ है उसमें उर्दू और हिंदी के कुल 738 कवियों का विवरण मिलता है अंग्रेजी वर्ण के क्रम के अनुसार, और इसमें मात्र हिंदी के 72 कवि ही संबंधित हैं और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदू का अर्थ उन्होंने हिंदवी यानी कि हिंदू से लिया और हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी से यानी उर्दू भी इसमें शामिल हो जाता है। और इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था उस समय, राइट। और इसमें इस ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। फिर बाद में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित जो हिंदी रचनाकार थे उनसे संबंधित सामग्री को जुटाने के लिए इसका हिंदी में अनुवाद किया हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में, राइट। तो आपने याद रखना है इस तथ्य को। दूसरा जो ग्रंथ है मौलवी करीमुद्दीन का 1848 ईस्वी का, जिसका नाम है तजकीरा ई शुअरा ई हिंदी। इसमें दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। और इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम काल क्रम का ध्यान रखा गया है किंतु नामकरण नहीं दिया गया है, और इसे
तब काशुअरा भी कहा जाता है। तो मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ को रचा था। तीसरा ग्रंथ है महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, जो 1873 ईस्वी में आया। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ माना जाता था और यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। राइट। नेक्स्ट ग्रंथ है शिवसिंह सरोज, शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित, जो 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा यानी कि 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया है और इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए भी आधार रहा। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है और इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है और काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण ग्रंथ है जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था और बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से अलग किया गया था। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। इस संपूर्ण ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय का एक काल सूचक दिया गया है, अर्थात जो प्रत्येक अध्याय बनाया है इसका वह एक काल सूचक का काम भी करता है। राइट। और हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 886 कवियों के विवरण का आधार शिवसिंह सरोज है और इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल की जो समय सीमा बताई 16वीं 17वीं शती, उसको इन्होंने स्वर्ण युग कहा। राइट। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में, तो ये इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं हैं। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने फिर इस ग्रंथ का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। कब किया? सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। राइट। तो जॉर्ज ग्रेसन के इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के ये प्रमुख तथ्य हैं। नेक्स्ट है मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद। और जो ये ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, यह 4 भागों में प्रकाशित है। पहले 3 भागों का प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन होता है 1934 ईस्वी में। राइट। और इसमें मिश्र बंधुओं ने 4591 कवियों को शामिल किया है। यदि भी काल विभाजन एवं नामकरण ग्रियर्सन पहले कर चुके थे अपने ग्रंथ में, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया? मिश्र बंधुओं ने एक व्यवस्थित रूप से काल विभाजन एवं नामकरण किया कवियों का। राइट। और एक व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय जाता भी है मिश्र बंधुओं को ही, क्योंकि इन्होंने अपने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। और मिश्र बंधु में तो आपको पता ही है कौन कौन से 3 भाई माने जाते हैं। कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और नेक्स्ट साहित्य इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अब देखिए इस ग्रंथ के बारे में, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम भी दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है और इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनकी रचनात्मक वैशिष्ट्य पर भी अधिक बल दिया गया है। यह विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है और तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को भी विश्लेषित करता है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए इसकी पूर्व पीठिका के रूप में इसे वर्णित किया गया है और संपूर्ण इतिहास को इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन करके प्रस्तुत किया गया है कि जो परवर्ती इतिहास ग्रंथ हैं उनमें प्राय उसका ही प्रयोग किया गया।
अर्थात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो साहित्य इतिहासकार हुए जिन्होंने अपने ग्रंथों को रचा, तो उन्होंने क्या किया, आचार्य शुक्ल के ही इस ग्रंथ का प्रयोग किया फिर बाद में, राइट, इसी दृष्टि का प्रयोग किया जो आचार्य शुक्ल ने किया। और देखिए फिर नेक्स्ट आता है 1938 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से। और छायावादी कवि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को बहुत आकर्षित भी किया था उस समय। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा, राइट। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल यानी कि जिसकी समय सीमा मानी गई है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी, उसी तक की अवधि को स्थान मिला है। आगे का भाग रामकुमार वर्मा नहीं लिख पाए। और निर्गुण ज्ञानाशेष शाखा को इन्होंने संत काव्य नाम दिया तथा निर्गुण प्रेमाशेष शाखा को इन्होंने सूफी काव्य कहा। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने प्रस्तुत किया। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा था, राइट। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ रहा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसकी ये विशेषताएं रही। अब नेक्स्ट देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे हुए ये 3 ग्रंथ। सबसे पहला 1940 ईस्वी में आया इनका हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिख पाए, किंतु उल्लिखित ये तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहासकार संबंधी ही ग्रंथ हैं, जिनमें की एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ भी तैयार किया, राइट, ये वाला। और फिर इन्होंने 1952 ईस्वी में आया इनका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नाम से। फिर 1952 ईस्वी में ही हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्होंने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा का संबंध और उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। तो ये विशेषताएं रही इन तीनों ग्रंथों की, राइट, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। चलिए नेक्स्ट ग्रंथ देखते हैं। नेक्स्ट इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचा हुआ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से 1965 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास किया अपने इस ग्रंथ के माध्यम से। और इस संपूर्ण इतिहास को इन्होंने 3 कालों में विभक्त किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल नाम से। और इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए इसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा भी की। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट ग्रंथ है जो संपादित किया है संपादक डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल ने 1973 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह ग्रंथ रचा गया। 26 विद्वानों के सहयोग से यह ग्रंथ रचा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, जिसको आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास कह देते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया है डॉक्टर हरदयाल के साथ मिलकर, राइट, रचा नहीं है, संपादन किया है इसका। अब देखिए 26 विद्वानों के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाई। आद्योपांत मतलब आदि से लेकर अंत तक, राइट, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक एवं व्यवस्थित सामग्री के कारण यह ग्रंथ विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित रहा है, राइट। नेक्स्ट है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1986 ईस्वी में आया हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब देखिए इसमें साहित्य इतिहास का
लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित इस ग्रंथ को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में भी अद्वितीय माना जाता है। कौन सा ग्रंथ? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो लिखा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। राइट। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में भी अद्वितीय है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए इसे लिखा। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता अक्षरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्भाषित भी किया है इन्होंने इस ग्रंथ में। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है और भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्य परंपराओं के संदर्भ में व्याख्यायित किए हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। राइट। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में। अब जानिए हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकारों को क्रम अनुसार। सबसे पहला ग्रंथ हमने देखा गारसदत्तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से 1839 ईस्वी में। राइट। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ आता है 1848 ईस्वी में, तजकीरा ई शुअरा ई हिंदी नाम से, जिनको तबकाशुअरा नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर 1873 ईस्वी में आता है महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह नाम से। फिर 1883 में आता है शिवसिंह सेंगर का शिवसिंह सरोज नाम से। फिर 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ। फिर श्याम सुंदर दास का ग्रंथ आता है हिंदी कोविद रत्नमाला नाम से, 2 भागों में, 1909 ईस्वी में पहला भाग और 1914 में दूसरा भाग। फिर मिश्र बंधुओं का आता है 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नाम से। उसके बाद 1917 ईस्वी में आता है फिर एडविन ग्रीव्स का अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से। फिर 1920 में आता है FEK का अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से। फिर 1923 ईस्वी में महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार नाम से। फिर 1923 ईस्वी में हिंदी साहित्य विमर्श नाम से आता है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ। फिर 1924 में श्याम सुंदर दास का आता है हिंदी भाषा का विकास नाम से। फिर 1928 में कविता कौमुदी नाम से आता है रामनरेश त्रिपाठी का ग्रंथ। और इसी तरह 1929 में आता है फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। 1930 में फिर श्याम सुंदर दास का आता है हिंदी भाषा एवं साहित्य नाम से। फिर सूर्यकांत शास्त्री का आता है 1930 में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नाम से। राइट। तो ये क्रम वाइज है यहाँ बिल्कुल अच्छे से दिए हुए। 1931 में आता है फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और 1931 में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का। फिर 1933 में सिर्फ हिंदी साहित्य नाम से आता है संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ। फिर 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल का आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और 1939 में मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नाम से ग्रंथ आता है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं 1940 में। राइट। और फिर 1941 में ब्रजरतन दास का आता है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और 1941 में आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से आता है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ग्रंथ। फिर 1944 में आता है राहुल सांकृत्यायन जी का हिंदी काव्यधारा नाम से ग्रंथ। फिर डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का आता है 1945 में हिंदी वीर काव्य नाम से। फिर 1942 में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम से आता है नंद दुलारे वाजपेयी जी का ग्रंथ। फिर डॉक्टर नगेंद्र का आता है रीति काव्य की भूमिका नाम से 1949 ईस्वी में। और फिर नंदुलारे वाजपेयी का 1950 में आता है आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से। 1951 में परशुराम चतुर्वेदी जी का ग्रंथ आता है उत्तरी भारत की संत परंपरा नाम से। 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से। राइट। और फिर 1952 में हिंदी साहित्य उद्भव विकास नाम से आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही एक
अन्य ग्रंथ देखिए 1960 में आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत नाम से। फिर 1960 में ही नलिन बिलोचन शर्मा जी का आता है साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से। और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक ग्रंथ निकाला जाता है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम से, जो 16 भागों में बंटा हुआ होता है। 16 भागों में 1961 ईस्वी में प्रकाशित होता है। राइट। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम से, जिसके की 16 भाग हैं और 1961 ईस्वी में यह ग्रंथ आता है। आगे देखेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित आता है 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से। और फिर संपादक डॉक्टर नेगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादक किया हुआ ग्रंथ आता है 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से। फिर 1973 में ही आता है नारायण चतुर्वेदी जी का आधुनिक हिंदी का आदिकाल नाम से। और मेनेजर पांडे का 1981 में आता है साहित्य एवं इतिहास दृष्टि नाम से। और विश्वनाथ त्रिपाठी का 1985 में आता है फिर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से। राइट। और उसी तरह से 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी लाते हैं अपना ग्रंथ। 1996 में बचन सिंह जी का आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और 2003 में आता है सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से। राइट। फिर संपादक नीलाभ द्वारा ग्रंथ आता है 2004 में हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नाम से। और 2012 में आता है नीरजा माधव द्वारा रचित हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नाम से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ रहे हैं, विशेषकर हिंदी के। राइट। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ रहे हैं जो यहाँ पर क्रम वाइज मैंने आपके समक्ष रखे। राइट। इसको एक बार नहीं बार बार सुनिए आप इस वीडियो को। और बीच में एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि किसी एक दो दिन अगर कभी कुछ कारण बस क्लास नहीं भी आती है तो आपने अनटच नहीं रहना है। प्लेलिस्ट में जाइए, तमाम वीडियोस का रिवीजन करिए, 1 बाय 1 करके उनको सुनते रहिए। चलिए आगे के तथ्य देखते हैं। उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भागीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास उल्लेख्य ग्रंथ है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी जो 1928 ईस्वी में रचा, उसके 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन किया था। साहित्य इतिहास संबंधी अन्य उल्लेख्य ग्रंथ हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने लिखा राजस्थानी भाषा और साहित्य नाम से, और राजस्थान का पिंगल साहित्य नाम से, तथा राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा नाम से। ये 3 ग्रंथ आए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के। इसके अलावा प्रभु दयाल मित्तल ने चैतन्य मत और ब्रज साहित्य नाम से लिखा। फिर डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसमें सिद्धांत और साहित्य संबंधी उन्होंने तथ्यों को रखा। फिर चंद्रकांत वाली जी का ग्रंथ आता है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। और हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन बिलोचन शर्मा के जो विचार रहे हैं या स्मरणीय तथ्य रहे हैं वे हैं, जैसे कि देखिए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है। ओके, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है। और हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु ग्रियर्सन हैं। तो ये नलिन बिलोचन शर्मा के मत हैं। राइट, इनके विचार हैं। अब देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण संबंधी तथ्यों को। सबसे पहले देखिए कि हम जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने काल विभाजन किया। सबसे पहले नाम दिया उन्होंने चारण काल। सन 700 से लेकर 1300 ईस्वी के समय को उन्होंने कहा चारण काल। उसके बाद फिर 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण नाम दिया इन्होंने।
फिर मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य करके लिखा। फिर उसके बाद ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600 ईस्वी के समय को उन्होंने ये नाम दिया, राइट। फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति काव्य सन 1580 से 1692 ईस्वी के बीच में उन्होंने रखा रीति काव्य को। और फिर 1600 से लेकर 1700 ईस्वी के समय को इन्होंने तुलसीदास के अन्य परवर्ती नाम से लिखा, तथा 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के समय को इन्होंने 18वीं शताब्दी नाम दिया। और फिर 1800 से लेकर 1857 ईस्वी तक के समय को उन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नाम से शीर्षक डाला या हेडिंग डाला, या इस नाम से अपने ग्रंथ में जिक्र किया। फिर 1857 से लेकर 1887 ईस्वी के समय को इन्होंने विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान करके लिखा। तो ये कुछ 10-11 तथ्य हैं जिसमें जिन नामों में इन्होंने जॉर्ज ग्रेसन ने अपना काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत किया अपने ग्रंथ का, राइट। अब जानते हैं मिश्र बंधु के काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में। मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में प्रारंभिक काल नाम से 2 भाग किए। विक्रमी संवत 700 से लेकर 1343 के समय को उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल में, और विक्रमी संवत 1344 से 1444 के समय को उन्होंने उत्तरारंभिक काल नाम से लिखा। फिर इन्होंने माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक काल नाम से। विक्रमी संवत 1445 से 1560 के समय को इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल में रखा, और 1561 से लेकर 1680 जो विक्रमी संवत समय है उसको प्रौढ़ माध्यमिक काल में लिखा या रखा इसके अंतर्गत। फिर तीसरा इन्होंने अलंकृत काल नाम से लिखा, और इसके भी 2 भाग किए। विक्रमी संवत 1681 से 1790 के समय को इन्होंने पूर्वालंकृत काल नाम दिया, और विक्रमी संवत 1791 से 1889 तक के समय को इन्होंने उत्तरालंकृत काल नाम दिया। फिर परिवर्तन काल को इन्होंने विक्रमी संवत 1890 से 1925 ईस्वी के समय को रखा परिवर्तन काल के समय के अंतर्गत। और फिर वर्तमान काल के समय में इन्होंने विक्रमी संवत 1926 से लेकर अब तक यानी कि आगे के समय को रखा, राइट। तो ये विभाजन रहा मिश्र बंधुओं का। अब जानिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया, और इन्होंने विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक के समय को रखा वीरगाथा काल के अंतर्गत। फिर पूर्व मध्यकाल जिसको कि भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक के समय को रखा इन्होंने। और फिर उत्तर मध्यकाल में रीति काल के समय को रखा इन्होंने विक्रमी संवत 1700 से लेकर 1900 तक के समय को। फिर आधुनिक काल के अंतर्गत जिसको कि इन्होंने गद्य काल नाम दिया, विक्रमी संवत 1900 से लेकर 1984 तक के समय को रखा। तो यह आचार्य शुक्ल का विभाजन। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण देखिए। रामकुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा। संवत यानी कि विक्रमी संवत 750 से लेकर 1000 ईस्वी का समय रखा इन्होंने संधि काल के अंतर्गत, और विक्रमी संवत 1000 से लेकर 1375 तक का समय रखा इन्होंने चारण काल के अंतर्गत। फिर भक्ति काल में इन्होंने विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक का समय रखा, और रीति काल के अंतर्गत विक्रमी संवत 1700 से लेकर 1900 तक का समय। फिर आधुनिक काल में इन्होंने विक्रमी संवत 1900 से अब तक यानी कि आगे का समय आधुनिक काल के अंतर्गत माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम से विक्रमी संवत 1000 से लेकर 1350 तक के समय को लिखा। फिर भक्ति काल नाम से इन्होंने विक्रमी संवत 1350 से लेकर 1700 तक के समय को रखा। फिर रीति काल के अंतर्गत विक्रमी संवत 1700 से लेकर 1900 तक का समय रखा, और आधुनिक काल के अंतर्गत इन्होंने संवत यानी कि विक्रमी संवत 1900 से आगे के समय को रखा। और इसी तरह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन और नामकरण किया। देखिए आदि काल को इन्होंने सन 1184 से 1350 ईस्वी तक रखा, और पूर्व मध्यकाल को सन 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल को सन 1600
से लेकर 1857 ईस्वी तक और आधुनिक काल को सन 1857 से लेकर अब तक, राइट। तो देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सन में रखा, ईस्वी सन में, और इससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल और आपके मिश्र बंधु, राइट, और ये जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने विक्रमी संवत में बांटा है अपने इतिहास ग्रंथों को, हिंदी साहित्य से संबंधित जो इनके ग्रंथ हैं। अब देखिए आप आगे डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन और नामकरण। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की सीमा 7वीं शताब्दी से यानी कि 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक मानी है, और भक्ति काल की 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक मानी है, और रीतिकाल को इन्होंने 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक माना है इसका समय, और आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से अब तक माना है। और आधुनिक काल को इन्होंने देखो 4 भागों में बांटा। सबसे पहले पुनर्जागरण काल नाम दिया इन्होंने भारतीय हिंदू युग को, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय रखा इन्होंने इसके अंतर्गत। फिर द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल नाम दिया और 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी। फिर 1918 से 1938 ईस्वी की समय सीमा को इन्होंने छायावाद युग कहा, और छायावादोत्तर यानी कि इसके बाद का जो समय था उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। छायावादोत्तर काल, जिसमें कि पहले भाग का नाम इन्होंने प्रगति प्रयोग काल नाम दिया 1938 से लेकर 1953 ईस्वी के समय को, और फिर इसके बाद के 1953 ईस्वी के बाद से अब तक के समय को इन्होंने नवलेखन काल नाम दिया, राइट। तो ये रहा आपके डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन एवं नामकरण। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का काल विभाजन एवं नामकरण। चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकार करके उसमें कुछ संशोधन करके इस प्रकार से अपना काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अब देखिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का काल विभाजन और आचार्य शुक्ल का काल विभाजन सेम ही है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने जिन नामों को स्वतंत्र रूप से लिखा है वो है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, यानी कि इन्होंने ब्रैकेट में आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल इन नामों से संबोधित किया इनको, राइट। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या संशोधन किया, इनको स्वतंत्र रूप से लिखा और जो स्वतंत्र है यहाँ पर इनको ब्रैकेट में डाल दिया, बस यही संशोधन किया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का काल विभाजन, राइट, इन्होंने आदिकाल को स्वतंत्र रूप से लिखा और जिसको कि वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है। सन 1000 से लेकर 1350 ईस्वी का समय वीरगाथा काल के अंतर्गत रखा इन्होंने, और पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है सन 1050 से 1650 ईस्वी का समय रखा, और उत्तर मध्यकाल में इन्होंने रीति काल को रखा और सन 1650 से लेकर 1850 ईस्वी का समय रखा इसमें, और आधुनिक काल जिसको कि गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है सन 1850 से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत रखा। तो ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का काल विभाजन है। अब डॉक्टर बचन सिंह जी का काल विभाजन देखिए, इन्होंने अपभ्रंश काल नाम से लिखा। फिर भक्ति काल को इन्होंने 1400 से लेकर 1650 ईस्वी के समय के बीच रखा, राइट, सन 1400 से लेकर 1650 ईस्वी तक का समय भक्ति काल के अंतर्गत, और रीति काल के अंतर्गत इन्होंने समय रखा सन 1650 से 1857 ईस्वी तक का, और आधुनिक काल में सन 1857 से अब तक के समय को इन्होंने रखा है, आगे को 1857 के आगे को, राइट। जो इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से लिखा है ना ग्रंथ, उसमें इन्होंने इस तरह से काल विभाजन किया है। तो बस ये कुछ प्रमुख तथ्य थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित, और जो इस परंपरा में ग्रंथ भी लिखे गए उनसे संबंधित। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके अभ्यास प्रश्नों को। तो चलिए देखिए यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की, नंददास की, नावादास की या गोस्वामी गोकुलनाथ जी की? तो अभी हमने डिस्कस किया और जाना कि 84 वैष्णव की वार्ता वह रचना है गोस्वामी गोकुलनाथ की, विकल्प डी सही उत्तर होगा। इसके अलावा 252 वैष्णव की वार्ता भी स्वामी गोकुलनाथ की ही रचना है, राइट। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी,
फिर मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, या फिर राम कुमार वर्मा पहले होगा फिर रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर मिश्र बंधु पहले होगा फिर आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से बताना है ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दिए गए विकल्पों के आधार पर विकल्प D सही होगा। सबसे पहले आएगा इनमें जो नाम दे रखे हैं, मिश्र बंधु ने लिखा, फिर आचार्य शुक्ल ने, फिर राम कुमार वर्मा ने और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना ग्रंथ लिखा। ओके, अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। जो मिश्र बंधु है ना, 3 भाई, उनमें कौन सा एक नाम शामिल नहीं है। शुकदेव बिहारी मिश्र तो हैं, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं, गणेश बिहारी मिश्र भी हैं। जो विकल्प B है ना, कृष्ण बिहारी मिश्र, तो यह मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। राइट, इसलिए विकल्प B यहां पर होगा। ओके, गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। फ्रांसीसी भाषा में, जर्मनी में, अंग्रेजी में या हिंदी में। तो देखिए गारसा दत्तासी ने जो अपना ग्रंथ लिखा है वो किस में लिखा है, फ्रेंच में लिखा है ना, तो विकल्प ए सही होगा, फ्रांसीसी। राइट, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है, क्या होगा। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ होगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर मिश्र बंधु विनोद, या पहले हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर मिश्र बंधु विनोद, फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ये दिए गए विकल्प हैं ABCD के तौर पर। तो इनमें जो विकल्प सही होगा वह होगा विकल्प D। सबसे पहले रचा गया मिश्र बंधु विनोद, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आपको पता होगा ये किन किन के ग्रंथ हैं। राइट, चलिए आगे देखिए। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। राइट, तो यहां पर देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका। अब हमने अभी देखा, पीछे जाना, चर्चा भी की और समझा कि हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस नाम से लिखा है राम कुमार वर्मा ने, है ना, क्योंकि इनका ग्रंथ है ये। और उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो यह लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने, उत्तरी भारत की संत परंपरा नाम से ग्रंथ। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो बचन सिंह जी ने लिखा है। राइट, तो इसलिए दिए गए कूट में से विकल्प B यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, शिवसिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। 1862 ईस्वी में, 1870 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1888 ईस्वी। तो शिवसिंह सरोज का प्रकाशन हुआ है 1883 ईस्वी में, विकल्प C सही उत्तर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, इस नाम से जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने यह नामकरण सुझाया है, यह नामकरण किया है। राइट, तो 8 का हो जाएगा विकल्प A सही उत्तर। आगे देखिए, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी मानी जाती है या कौन सी रही है। वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या कालानुक्रमी पद्धति। तो हम सभी जानते हैं इन दी गई पद्धतियों में से सबसे लोकप्रिय रही है आपकी विधेयवादी पद्धति। तो 9 का हो जाएगा यहां पर विकल्प B सही उत्तर। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न देखिए, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है। विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति। तो यह कहा गया है विधेयवादी पद्धति के संदर्भ में, विकल्प A सही उत्तर होगा। राइट, कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन
विश्लेषण आवश्यक होता है, तो विधेयवादी पद्धति के संदर्भ में यह कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम से रखा है। पहले इन्होंने कबीर, फिर केशव, फिर बंग महिला और फिर मनु भंडारी को रखा। तो यहाँ पर बताना है कि साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो देखिए कैसा प्रश्न है, ये बहुत लंबा है। राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कूट का चयन करना है। पहले क्या होगा, 1, 2 और 3, या फिर 1, 3 और 4, या फिर 1, 2, या फिर 1 और 3। तो यहां पर बताना है, राइट। तो देखिए जो राकेश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने पहले वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है और उसके बाद कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। ओके, क्यों किया है? अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को लिखने के लिए, और इस तरह से लिखा है, पहले कबीर, फिर केशव, फिर बंग महिला, फिर मनु भंडारी। तो यहां पर जो दिए गए विकल्प हैं, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 का प्रयोग, यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है राकेश अग्रवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे कि शिव सिंह सरोज है ना, उसको कहा उन्होंने कविवृत्त संग्रह, और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को उन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। फिर मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथों को उन्होंने प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा। तो यहाँ पर बताना है सही युग्म के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन करके कि इनमें से कौन से तथ्य सही होंगे, केवल 1 और 2, या केवल 1 और 3, या केवल 1 ही, या केवल 1 और 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे। बताना है कौन से सही होंगे, राइट। तो देखिए ये बिल्कुल सही हैं, तीनों के तीनों तथ्य, तो विकल्प डी सही होगा। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा, और विश्व बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा। इसलिए विकल्प डी 1 और 3 ये तीनों सही हैं, यह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ये कहा है, या फिर ये कहा है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, या फिर रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। ये कहा है, यह वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना जैसा ही जान पड़ता है। ये कहा है। अब कहा तो ये सभी कुछ है आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ है ना हिंदी साहित्य के इतिहास में, लेकिन सही कूट का चयन करना है कि कौन सा पहले होगा या कौन सा बाद में, या फिर कौन कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं। तो ये देखिए विकल्प बी यहां पर सही होगा। आचार्य शुक्ल ने 1, 2 और 4 यही तथ्य कहे हैं, राइट। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 4 सही है, तीसरा सही नहीं है। कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं, यह सही तथ्य नहीं है। ओके, तो विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब यहां पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है: विश्वबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी काव्यधारा और ब्रजमाधुरी सार। तो यहां पर भी सही उत्तर का चयन करके बताना है कि कौन सा सही होगा, राइट। तो देखिए यहां पर होगा दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही उत्तर। 1, 3, 4 और 6 ये तथ्य सही होंगे। क्या होगा सही? 1, 3, 4 और 6। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए मिश्रबंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रजमाधुरी इन ग्रंथों का सहयोग लिया है, राइट। तो इसलिए विकल्प सी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट है असंगत युग्म को अलग करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ ग्रंथकार है।
श्याम सुंदर दास का भाषा काव्य संग्रह है। एडविन ग्रीव्स का अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है। FEK का हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श है। तो यहाँ पे जो गलत तथ्य है उसको चुनना है यहाँ पर, राइट। तो देखिए जो पहला विकल्प है भाषा काव्य संग्रह, यह श्याम सुंदर दास का नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर असंगत है, असंगत चयन है यहाँ पर। चलिए आगे देखिए। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्यिक इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। और यह कथन किसका है, किस आलोचक का है, यही हमने यहाँ पर बताना है सही विकल्पों में से। तो और किसका हो सकता है, आचार्य शुक्ल का है ना। आचार्य शुक्ल का ही यह कथन है साहित्य इतिहास लेखन संबंधी बातों के तथ्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, यह नामकरण किसने सुझाया है इनमें से, मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य शुक्ल ने या रामकुमार वर्मा ने। तो देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास विभाजन जब आप देखेंगे तो तब आपको यह नाम आएगा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। तो इस नाम से इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन सही विकल्प होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु ग्रियर्सन है, यह कहना किसका है। नलिन बिलोचन शर्मा का, डॉक्टर मिनीजर पांडे का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। तो यह कहना है आपके नलिन बिलोचन शर्मा का कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी ही नहीं अपितु ग्रियर्सन हैं। ओके, तो ये कहना था आपके नलिन बिलोचन शर्मा का। अपितु इन्होंने माना है कि आप लोग समझते हैं कि विधेयवादी पद्धति को सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने प्रयोग में लाया या प्रयोग किया अपने इतिहास ग्रंथ में, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका शुरू का प्रयोग की ग्रियर्सन ने भी किया है, ये मानना है नलिन बिलोचन शर्मा का। तो चलिए ये थी आज की कड़ी, राइट। और नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट कड़ी में आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल के संबंध में कौन कौन से तथ्य रखे गए हैं उस पर हम जानेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे नेक्स्ट कड़ी में। तब तक आप वीडियो को अपना प्यार दीजिए, अपना समर्थन पहले की तरह दीजिए। आप बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत कम लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखिए फायदा उठाइए, साथ में खुद अगर आपके पास बुक है तो और भी अच्छा है, पढ़िए। अगर नहीं है तो भी कोई डरने की या निराश होने की बात नहीं है। मैं बिल्कुल अच्छे से सभी तथ्यों को आपके समक्ष रख रही हूँ। बस आपको करना ये है कि अपने 24 आवर में से थोड़ा सा समय, 20-30 मिनट का समय निकालकर वीडियो वॉच करनी है और रिवीजन जारी रखना है। जब कभी भी वीडियो अगर मिस हो जाती है, आती नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं, वहां पर जाकर अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अभी रुक सा गया है आपका सहयोग, ऐसा क्यों है? प्लीज सपोर्ट कीजिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए मेरे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।